हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ के रखा है, बराबर है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर क्या होते हैं एंड कंपाउंड्स को या फिर आयंस को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर्स कैसे देते हैं। आप लोगों ने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करके रखा है विद द हेल्प ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। याद करिए, अगर आप लोग सोडियम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट न करते हुए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए, बराबर है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक वैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कराकर दिखा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उन्हें रूल्स भी कह सकते हैं। तो पहली स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स are obtained from valence electrons of combining atoms। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने पहला पॉइंट ऐसे लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जब बनेगा तो दो सेम या फिर दो अलग अलग एटम्स के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें लगेंगे वो हमें कहाँ से लेना है, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द, वैलेंस शेल से ही लेना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को लेना है क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि अगर मुझे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाना है तो मुझे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ज़रा सोचिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 and 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो एक नाइट्रोजन के 5, तो दूसरे नाइट्रोजन के 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी, 10। अगर आप लोग H2O को फॉर्म करके दिखाना चाहते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़रूरत लगेंगे, ज़रा देखिए। तो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 and 6। इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके बैलेंस में 1, 7 हो गया। इसके बैलेंस में 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। तो बॉन्डिंग के लिए आपको हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज़ करना है। और दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन is one positive charge, is one positive charge to form cation, to form cation। हाँ, ये तो हमें पता है कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ऐसे केस में एक पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल देखिए NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, यह है अमोनियम आयन। तो यहाँ पर जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा, तब जाके इसके ऊपर क्या आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज। एंड इसका मतलब ये कि गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1 निगेटिव चार्ज, इज 1 निगेटिव चार्ज टू फॉर्म एनायन, टू फॉर्म एनायन। ऑब्वियसली जब कोई स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप Cl निगेटिव को देखें या SO4 2 निगेटिव को देखें, यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 है, राइट। अब तीसरे नंबर का पॉइंट ये कहता है कि राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर, राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ molecule or ion, molecule or ion, and use electrons for the formation of covalent bonds, covalent bonds। अब यहाँ पर और कुछ ज़्यादा लिखते नहीं, पूरा समझते हैं पहले इसे। राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन,
मतलब क्या कि आपके पास जितना भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे आपको पता चलता है कि कितने एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट है, तो उसका इस्तेमाल करके स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग वाटर की बात करते हैं, तो मैं वाटर का स्केलेटल स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ, बना सकते हैं। अगर आपके पास कभी CH4 आता है तो आप लोग CH4 का स्केलेटल स्ट्रक्चर ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं, बराबर। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना चाहिए, तो स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखिए एंड उसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना है टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि सिंगल बॉन्ड्स बनाकर देखें और उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। सिंगल बॉन्ड्स बनाते समय अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब ये कि उसमें मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स जब बनते हैं तो एलिमेंट्स के क्या पूरे होने चाहिए, ऑक्टेट पूरे होने चाहिए। तो ये बेसिक रूल्स है। एक और इसमें रूल होता है कि जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is at the center of molecule, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जनरली लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कहाँ पर लिखना है, आप लोगों को एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल लिखना है। तो इन रूल्स का इस्तेमाल करके आप लोगों को लेविस स्ट्रक्चर बना के देने हैं। बहुत ही सिंपल काम है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। नाउ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो देखिए ये स्टेप्स तो अप्लाई करने, लेकिन हमें तो क्या देना है, इसका लेविस स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड दूसरे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो ये देखिए ये अपना डुप्लेट पूरा करेंगे। तो हाइड्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे भी लिखकर दिखा सकते हैं। अगर आप लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मतलब इसके 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके दिखाना है, बराबर ना। 12 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके आप लोगों को बॉन्ड बनाकर दिखाना है। कैसे बनाएंगे, सोचते हैं। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गए एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं दूसरे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रख देता हूँ। देखिए ज़रा, अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को काउंट करें तो ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। मतलब ये कि जब ये ऑक्सीजन इस एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये बचे हुए क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लेविस स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हैं। अब और कुछ मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे चलिए अमोनिया के बारे में सोचते हैं। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, एंड इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। सोचिए जरा, अगर हम लोग इसे अरेंज करते हैं, इसका स्केलेटल बनाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है इसके 5 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी के बारे में भी हमें पता है कि वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे, तो 3 मैं इनके सामने रख देता हूँ ताकि बॉन्डिंग के लिए अच्छा हो जाए, और 2 ऐसे रहेंगे। तो अमोनिया का जो लेविस स्ट्रक्चर बन रहा है वो तो ऐसे बनते हुए दिख रहा है, बराबर है। ये जो स्ट्रक्चर्स अभी तक हम लोगों ने देखे हैं या बना कर रखे होंगे कभी, ये कौन से स्ट्रक्चर्स है, ऑब्वियसली लेविस स्ट्रक्चर्स है। अगर आप लोग ओजोन मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें 3 ऑक्सीजन है। इन 3 ऑक्सीजन को मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आप लोग सीधा भी लिखकर दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना ऑक्सीजन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। मतलब यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आप लोग यूज़ करेंगे फॉर बॉन्डिंग, 18। एक ऑक्सीजन के 6 तो 3 ऑक्सीजन के मिलाकर 18। अब देखिए मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ इन्हें। ये एक ऑक्सीजन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं,
तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हो गए इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्ड बनेगा तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ये देखिए इनके बीच में ऑक्टेट पूरा होगा। इस ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएंगे, 2 लोन पेयर। लेकिन इसके बारे में सोचिए जरा, अब अगर इसने ये डबल बॉन्ड बना लिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ क्या, नहीं। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पार्टनर एटम के बीच में है क्या, नहीं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, इस ऑक्सीजन से। इसके इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। तो इसका मतलब इसके पास कितने लोन पेयर बच गए, एक बच गई ना। ऐसे केस में याद रखिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज +1 एंड इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा -1 का। क्यों, ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी 2 होती है। जब भी कोई एलिमेंट अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर है। एंड जब भी कोई एलिमेंट अपने वैलेंसी से कम इलेक्ट्रॉन बनाता है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आया। हम लोग कोई दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, चलो NF3 मॉलिक्यूल को बना के देखते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एंड फ्लोरीन की अगर बात करें तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसका स्केलेटल अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे रख सकते हैं। अब फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रख देता हूँ। देखिए ये हो गए पहले फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, तो फिर दूसरे फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, राइट। तीसरे फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। एंड नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को अब मैं ऐसे रख देता हूँ। देखिए जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, बनेगा बॉन्ड। इसे भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये भी बॉन्ड बनेगा, ये भी बॉन्ड बनेगा। और इतना होने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ दिख रहे हैं हमें। एंड इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 3 पेयर। अब ये 3 पेयर रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बन के आया ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, NF3 मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर। अब ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इसकी बात करते हैं CO3 2 नेगेटिव आयन, जिसे हम लोग कार्बोनेट आयन कहते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए पहले। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन की बात करें तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 एंड 2 नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, तो 4 + 3 × 6, ऑक्सीजन 3 है, बराबर है, +2, 2 नेगेटिव का चार्ज है, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, ये 18 + 2 20 + 4 24 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना है। अब इसका स्केलेटन दिखाइए। तो चलो कार्बन के आजू बाजू में 3 ऑक्सीजन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गए 3 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। कार्बन के वैलेंस में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखाया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अब इससे देखिए, अगर मैंने इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्टेट पूरा करना चाहा तो सर ऑक्सीजन जब अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बराबर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इसका ऑक्टेट अभी पूरा हुआ ऐसा मानते हैं। इस ऑक्सीजन के बारे में भी सोचिए, इस ऑक्सीजन के बारे में भी सोचिए। यू विल ऑब्जर्व दैट कि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन दूसरे की इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, तो ये दूसरे की इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच सकता है। अब यहाँ पर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, बना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऐसे केस में इसके 3 पेयर एज इट इज़ है, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज।
इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन नहीं खींच सकता। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है कार्बोनेट आयन का, राइट। ये स्ट्रक्चर किसका, कार्बोनेट आयन का। सपोज करिए कि हमें H3PO4 मॉलिक्यूल का लेवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहता है, सर अब ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। हाँ कोई बात नहीं, इसका स्केलेटल मैं आपको दे देता हूँ। इसका जो स्केलेटल होता है, ये स्केलेटल होता है कुछ ऐसा। ये हो गए 4 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल काउंट कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन के 3, ठीक है। फास्फोरस सर एटॉमिक नंबर 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 5, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 + 4 × 6, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। देखिए 24 + 5 29 + 3 32, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनका इस्तेमाल करके इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे सिंपल एटम से चलते हैं, हाइड्रोजन की तरफ से चलिए, यू विल ऑब्जर्व कि स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है। देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सर ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ पर है, हाँ, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ। जब ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड से लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन सर ये क्या करेगा, तो इसे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी साइड से लाना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे रख देता हूँ। इसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, इसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करेंगे, ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। ये तो गड़बड़ हो गई है ना, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जाते हैं तो ऐसे केस में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका जो लेवी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो हम लोगों ने कैसा बनाना चाहिए, अब आप लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। फास्फोरिक एसिड के केस में अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे, देखिए ये बॉन्ड कंप्लीट होता है, जी हाँ। फिर ये अगर बॉन्ड बनाता है और ये अगर बॉन्ड बनाता है तो सर इस साइड से ये ऐसा रहेगा, मतलब फास्फोरस के अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए, सिर्फ 2 हो गए। फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। इसमें अब टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन है नहीं, टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, है क्या इसके पास, नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे सामने ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन आता है। अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे कि जो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा नहीं हो सकता। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, इसका स्केलेटल अगर देखें तो ये अरेंजमेंट ही नहीं हो सकती। तो फिर सर इसका स्केलेटन कैसे होगा, तो इसका स्केलेटन अगर देखें तो गड़बड़ 1 हो गई थी, हाइड्रोजन सिर्फ मैंने 2 ही दिखा दिया था। अब इसके बारे में सोचिए फिर से, इसका स्केलेटल मैं ऐसे रख देता हूँ, 4 ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, ये लीजिए 3 हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन रखना चालू करिए, हाइड्रोजन के साइड से रखिए, 1 1 1। इससे देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे रख दूंगा, हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मैं कुछ इस तरीके से रख दूंगा, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं कुछ ऐसे रख दूंगा, हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। एंड इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, मैं ऐसे रख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। अब फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 2 हो गए 5। देखिए अब ऑक्टेट का कंसेप्ट अप्लाई करिए। अगर इसके बीच इस ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं तो ये ऐसा ऑक्टेट पूरा करेगा ना, तो फिर सिमिलरली ये ऐसा ऑक्टेट पूरा करेगा, मतलब आपके सामने HOPOH ये बॉन्ड बन के तैयार हो गए, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर क्या बचेंगे, नॉर्मल 2 बॉन्ड जब बनेंगे तो 2 लोन पेयर बची रहती है, ये है 2 लोन पेयर, ठीक है। अब इसके बारे में भी सोचिए ना, तो ये भी तो बन गया सर बॉन्ड, ये देखिए ये ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ। तो OH, इसके ऊपर कितने लोन पेयर रहेंगे, 2। अब फास्फोरस को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 3, उसने शेयर कर लिया, देखिए 1 2 3, ठीक है। लेकिन इसका क्या, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक,
इसका कुछ हुआ है क्या अभी तक? नहीं। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में शेयर करेगा, जिसके कारण फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड दिखेगा, बराबर है। इनफैक्ट इसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, एक नया बॉन्ड आएगा, ऐसा आगे आएगा, इसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो H3PO4 का लेवी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसका लेवी स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, NO2 1 निगेटिव आयन, ठीक है। इसमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपके नोट्स में लिखा है और आप लोगों को पता चल गया कि लेवी स्ट्रक्चर कैसे बना के दिखाने हैं। तो पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 एंड 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 एंड 6 कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, दैट इज 5 + 6 11, ठीक है, +1, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि -1 का चार्ज है। अब स्केलेटन दीजिए, तो स्केलेटन दे सकता हूँ मैं ऐसे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाने के बारे में सोचना है हमें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड से सबके ऑक्टेट पूरे हो ही जाए। देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रख देता हूँ, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर दिया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल बॉन्ड्स के साथ जाते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा लेकिन नाइट्रोजन का नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्लियर होता है कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग है ना, मल्टीपल बॉन्डिंग। देखिए जब ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका मतलब ये कि इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा अपना ऑक्टेट। तो इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। देन यू विल ऑब्जर्व कि ये जो ऑक्सीजन है इसे सिर्फ ऑक्टेट पूरा करना है तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करेगा, मतलब एक ही एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर बचेगी एक पेयर है, ये वाली पेयर बची है। एंड यू विल ऑब्जर्व कि इसके पास तो ऐसा स्ट्रक्चर है इस तरीके से, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। हाँ सर, ये तो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉमन है, क्या कहते हैं इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो कि हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, हो सकता है। तो ये हो गया लेवी स्ट्रक्चर किसके लिए, NO2 1 निगेटिव के लिए। एक और मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये क्या है, 2 एंड 6, तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है ना, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिलाकर स्केलेटन बनाओ। चलो मैं कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देता हूँ एंड ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन में ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाने के बारे में सोचते हैं, सपोज करिए ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा सर, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। हाँ, ऑक्सीजन का हुआ, कार्बन का हुआ क्या? नहीं, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा होना ज़रूरी है। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का कंसेप्ट है। अब कैसे है, देखिए ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन। तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि इसके तो 4 ही हो गए, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये देखिए ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, देखिए ऐसे, एंड ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवी स्ट्रक्चर। तो गाइस इस तरीके से हम लोग लेवी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए और आयन के लिए। गाइस अभी हम लोगों ने लेवी स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं ये पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता एंट्रेंस के हिसाब से, लेकिन उसका नॉलेज यहाँ पर बहुत काम में आता है, दैट इज़ फॉर्मल चार्ज। किसी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का या आयन का लेवी स्ट्रक्चर लिख के दो, या कौन सा लेवी स्ट्रक्चर होगा, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी रेयर होता है, ना के बराबर। लेकिन फॉर्मल चार्ज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अब पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उस एटम के ऊपर का जो फॉर्मल चार्ज होता है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं।
कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखिए फॉर्मल चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं? द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन मे बी डिफाइंड एज the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and number of electrons to that atom in the Lewis structure। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। फॉर्मल चार्ज मतलब क्या है? पर्टिकुलर एटम के ऊपर का तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री स्टेट में जब वो एटम है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड जब वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो लेविस स्ट्रक्चर में उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिफरेंस। बराबर है। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट एटम इन द लेविस स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L प्लस हाफ ऑफ S। V का मतलब क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। L का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एंड S का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नए बुक के हिसाब से आप लोग फॉर्मल चार्ज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, Fc इज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस B/2। VE का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट, हाँ यही है V। NE नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो। एंड BE का मतलब क्या? बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कैसे सर हम लोग कैसे पता करेंगे? चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ओजोन का। ओजोन के लिए लेविस स्ट्रक्चर अगर बनाकर देखें तो ओजोन के लिए लेविस स्ट्रक्चर हम लोगों ने जब बना के देखा था तो ऐसा बनकर आया था। ठीक है, यह है ओजोन का लेविस स्ट्रक्चर। नाउ अब मैं इन ऑक्सीजन को नंबरिंग कर देता हूँ। यह है फर्स्ट ऑक्सीजन, यह है सेकेंड और यह है थर्ड। हम तीनों ऑक्सीजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए तो Fc ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, पहले ऑक्सीजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। कैसे होगा? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो Fc इज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस BE अपॉन 2। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जब फ्री स्टेट में? तो 6 होते हैं। ठीक है, 6 माइनस Ne का मतलब नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर है, मतलब ये कितना हो गया 2 माइनस BE, इसके कितने बॉन्ड बने हैं? 3, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड है? 6, 3 इसके और बाकी के दूसरे एटम्स के, तो ये क्या हो जाएगा 6/2। तो ये 6/2 मतलब क्या हो गया 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1। बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज को देखते हैं तो ये हो गया -3 माइनस 5, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1 का आएगा, ये हो जाएगा +1 का चार्ज। मतलब हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद Fc ऑन सेकेंड ऑक्सीजन ले लीजिए। सेकेंड ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करिए तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस BE/2। देखिए VE तो कॉमन है, दैट इज 6 है, नॉट 8, ये 6। यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीजन को देखिए कितने लोन पेयर से? 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। बराबर है, 4 माइनस BE कितने बॉन्ड से? 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4/2। ठीक है, नाउ 4/2 ये क्या हो गया? 2 हो गया। देन यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो ये -4 -2 -6 हो गया। आंसर कितना आ गया? 0। मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? 2। एंड जब भी कोई एलिमेंट अपने नॉर्मल वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। देन उसके बाद Fc ऑन थर्ड ऑक्सीजन देखिए, मैंने आपको ये भी बता के रखा है कि वैलेंसी से ज़्यादा अगर बॉन्ड बनते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, आया। वैलेंसी से कम बॉन्ड बनते हैं तो निगेटिव चार्ज बनते हैं, देखते हैं इसके ऊपर आना चाहिए।
ये तो कॉमन सेंस भी है सर, आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ओजोन का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर +1 है, और टोटल 0 तब होगा जब इसके ऊपर -1 आएगा। देखते हैं, देखिए Fc इज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस BE बाई 2। तो VE है आपके पास 6 है, माइनस NE कितना है, 3 पेयर्स है, मतलब कितने, 6, एंड BE एक ज बॉन्ड है, मतलब 2/2। ये 0 हो गया, ये 1 -1 आ गया चार्ज। तो इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, पहले तो ये पता कर लीजिए कि CO2 मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे कैसे लेवी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो CO2 का एक जो लेवी स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ऐसे। CO2 का एक लेवी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इससे हम लोग कह देते हैं नंबर 1। दूसरा स्ट्रक्चर अगर दिखाना चाहते हैं तो हम लोग दिखा सकते हैं कुछ ऐसे। ये एक लेवी स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नंबर 2। एंड नंबर 3 तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग दिखाना चाहे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हैं। ये हो गए लेवी स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब इसे 1 2 3 की बजाय A B एंड C कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए कार्बन तो अलग है लेकिन ऑक्सीजन अलग अलग है ना, 2 एटम है, तो 1 एंड 2। इसे 1 एंड 2 कर देते हैं, इसे 1 एंड 2 कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए वाले को। आपको कार्बन की वैलेंसी पता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब 4 है मतलब वो एक सिंगल बॉन्ड 4 टाइप से बना सकता है, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। सर अगर ये बात सही है तो इन तीनों केसेस में कार्बन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए, देख लीजिए। हाँ सर, हमें इतना भी तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, जब एक बॉन्ड बनाता है तो -1, 3 बॉन्ड बनाता है तो +1। मतलब सर हमें हिंट मिलती जा रही है, फॉर्मल चार्जेस ढूंढने में आसानी होती है। देखिए पहले फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालोगे? दैट इज Fc इज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस BE बाय 2, बराबर है। तो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं, 0। कितने बॉन्ड है? 4, मतलब 8/2, तो 4 - 4 0। मैंने कहा था, आ गया ये 0। ठीक है, देन उसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज निकाल दीजिए। अब फॉर्मूला आपके सामने है, तो VE कितना 6 माइनस NE कितने 2 लोन पेयर्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस BE/2 2 है, तो ये हो गया 4/2। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये -4 -2 -6 हो गया, -6 + 6 कितना 0। कहा था हम लोगों ने, आगे। देन उसके बाद Fc ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका एटमॉस्फेयर और इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर Fc कैसा होगा? 6 - 4 -4/2 = 0, सेम एटमॉस्फेयर है, राइट। तो ये चार्ज नहीं है, ये हम लोगों ने नंबर 1 एंड नंबर 2 कहा है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर B को सॉल्व करिए। इसमें पहले कैलकुलेट करिए Fc ऑन कार्बन, तो क्या फॉर्मूला है? VE माइनस NE माइनस BE/2 है। तो VE 4 - 0 -4/2, मैंने आपको कहा था ये कार्बन के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? सर हमारे हिसाब से निगेटिव आना चाहिए, -1 आना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि एक कच बॉन्ड है। चेक करते हैं, तो फॉर्मूला क्या? Fc इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस NE कितने हैं? 6 माइनस BE एक कच बॉन्ड है तो 2/2, ये 0 - 1 कितना हो गया? -1। कहा था, आ गया। तो फिर सर इसके ऊपर +1 का चार्ज दिखता है, बराबर है, चेक कर लीजिए। दैट इज Fc ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, तो Fc कैसे कैलकुलेट करा होगा? दैट इज 6 माइनस, यहाँ पर लोन पेयर 1 है, ये 2 हो गए, माइनस कितने बॉन्ड बने? 3, तो 6/2, बराबर है। तो -2 और ये -3 -5 एंड ये 6 कितना आ गया? +1।
आ गया। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देख लीजिए, स्ट्रक्चर नंबर सी। तो पहले एफसी ऑन कार्बन दैट इज Be माइनस Ne माइनस Be/2। आपको बताने की जरूरत नहीं, तीनों केस में कार्बन के चार्ज बॉन्ड है, बॉन्ड कम ज्यादा हुए नहीं। तो देखिए 4 माइनस 0 माइनस 4/2 क्या आ गया 0। नाउ एफसी ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ पर आप लोग पहले गेस कर लीजिए, बाद में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन सर +1 दिखता है, सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर -1 दिखता है। हाँ, क्योंकि बी एंड सी एक दूसरे के उल्टे पुल्टे स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सो फर्स्ट ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये कैसा हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3/2 कितना आ गया +1 आ गया। एंड एफसी ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, एफसी ऑन सेकेंड ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 2/2 दैट इज व्हाट -1। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किए जाते हैं। अब चलते हैं लिमिटेशंस, जिसे हम लोग दूसरा वर्ड देते हैं इनएडेक्वेसीज, मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस है, कैसे है देखते हैं। ऑक्टेट रूल का कहना क्या होता है? तो ऑक्टेट रूल ने हमें ये बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाते समय उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मतलब ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए डुप्लेट पूरा होना चाहिए, ठीक। बट बावजूद इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स आप लोगों को मिलते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 से ज़्यादा भी है। सर ऑक्टेट रूल का कहना माने तो ऐसे एलिमेंट ने ऐसे कंपाउंड स्टेबल होने ही नहीं चाहिए, हाँ, बट ऐसे कंपाउंड स्टेबल होते हैं एंड देयरफॉर ये क्या बन जाता है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल बन जाता है। कैसे? तो चेक करते हैं। पहले ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नाउ इनकम्प्लीट ऑक्टेट की अगर बात करें तो इन्हें हम लोग कहते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट, मतलब वैलेंसी से कम, हाइपोवैलेंट स्पीसीज। ऐसे कई सारे कंपाउंड्स आप लोगों को मिल जाएंगे जिसमें सेंट्रल एटम की केस में ऑक्टेट पूरा होते हुए नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी हो सकता है। बोरॉन के कंपाउंड्स जैसे BCl3, BF3, Bi3 हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं और भी बहुत सारे स्पीसीज है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट आप लोगों को मिलता है, जैसे ZnCl2 भी है। राइट, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कैसे स्टेबल हो गए? ये स्टेबल है लेकिन ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चेक करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में। एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ अटैच दिख रहा है, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट कर लीजिए। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या 2, 8 एंड 3, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक। क्लोरीन को चेक करें, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 एंड 7, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन। एंड साइमल्टेनियसली सारे एलिमेंट्स के अब ऑक्टेट पूरे कराने के बारे में सोचिए। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लीजिए मिल गया, बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम जब 3 क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, एंड 6 इज लेस देन 8, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं लेविस एसिड्स। क्यों लेविस एसिड्स? लेविस एसिड्स का मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन इसके शेल में प्रेजेंट है। अब इसका भी फॉर्मेशन बना के देख लेते हैं। बोरॉन 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, ठीक है, ये लीजिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, 2 एंड 3, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। क्लोरीन के बारे में तो पता है 2, 8, 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, रख दीजिए इनके इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं।
कराइए ऑक्टेट का कंसेप्ट पूरा। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? एक। देखिए एक इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्टेट पूरा किया। दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब बोरॉन क्या करेगा? इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 लेस देन 8 हो गया। तो ये भी क्या बिहेव करेगा? लेविस एसिड। इसमें जिंक क्लोराइड आता है, इसमें आप लोग BeCl2 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सारे के सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल्स है। इसमें दूसरा लिमिटेशन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपांडेड ऑक्टेट। नाउ एक्सपांडेड ऑक्टेट की अगर बात करते हैं तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज। हाइपर मतलब ज़्यादा होता है ना, मतलब हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड बने हैं जो कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से नहीं बनने चाहिए थे लेकिन बने हैं, जिसमें सेंट्रल एलिमेंट के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल PCl5, फॉर एग्जांपल H2SO4 आप लोग ले सकते हैं। अब PCl5 का फॉर्मेशन सोचिए, फास्फोरस एटॉमिक नंबर क्या? 15। तो कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बारे में अब बताने की ज़रूरत नहीं, इसके 5 इलेक्ट्रॉन। ये कितने क्लोरीन के साथ अटैच है होने वाला है? 5। तो 5 क्लोरीन रख दीजिए, 3, 4, ये हो गया 5, ठीक है। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, पाँचों क्लोरीन की तरफ, ठीक। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक फास्फोरस की तरफ, बाकी बचे हुए ये लोन पेयर्स। कराइए ऑक्टेट का कंसेप्ट कराइए। क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करना है, ये देखिए इसका ऑक्टेट हो गया। सेकेंड क्लोरीन का ऑक्टेट ऐसा होगा कि नहीं होगा? थर्ड का ऑक्टेट हो गया, फोर्थ का ऑक्टेट हो रहा है, ये फिफ्थ का ऑक्टेट हो जाएगा। फिफ्थ का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। अब फास्फोरस के बारे में सोचिए, जब फास्फोरस इन सारे क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 कैसे? 5 उसके खुद के और 5 क्लोरीन के 5, तो ये ग्रेटर देन 8 हो गया। एक्सपांडेड ऑक्टेट का एग्जांपल बना कि नहीं बना? दूसरा मॉलिक्यूल H2SO4। नाउ H2SO4 का जो स्केलेटन होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। अब आप लोग जरा इसमें वैलेंसीज के बारे में सोचिए और इलेक्ट्रॉन्स को रखिए। हाइड्रोजन के वैलेंस में 1, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए रख देता हूँ। अगर हम लोग ऑक्सीजन के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को रख दें तो ये लीजिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बचा कौन है? सल्फर, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ऑक्सीजन के नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए 2, 8 एंड 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 2, 6। कराइए ऑक्टेट का कंसेप्ट अप्लाई कराइए। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो ये देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 सल्फर का लेगा। सेम केस विद दिस ऑक्सीजन ऑल्सो। देखिए इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लीजिए हो रहा है हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। अब इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो ये सल्फर की इलेक्ट्रॉन लेगा। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन लेगा। अब अगर सल्फर के आजू बाजू में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? देखिए अगर सल्फर ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कराया तो यू विल ऑब्जर्व कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 उसके खुद के और 4 ऑक्सीजन के आ गए, बराबर है। तीसरा लिमिटेशन हम लोग चलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल NO एंड NO2, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आते हैं। इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये कुछ ऐसा होता है। देखिए ऑक्टेट इसका पूरा हुआ, इसका हुआ क्या? नहीं हुआ। सिमिलरली NO2 को अगर देखें तो NO2 का स्केलेटन अगर मैंने ऐसे रखा तो ये देखिए ये 3 बॉन्ड बने, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए होंगे इसके, ठीक है।
इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा दिख रहा है क्या? नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। आप लोग देख सकते हैं कि ये लिमिटेशन हो गया। किसका लिमिटेशन हो गया? ऑक्टेट का ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हम लोग शिफ्ट करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। चौथा लिमिटेशन अगर हम लोग देखें तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट रूल फेल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स। एंड पांचवा अगर लिमिटेशन देखें तो रिएक्टिविटी एंड एनर्जी। रिएक्टिविटी एंड एनर्जी, ऑक्टेट रूल कई सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, रिएक्टिविटी एंड उनकी स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो ये ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस है।